सभी को नमस्कार। मादी शर्मा ओम ट्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज से जीएस डील करेंगे हम, और जीएस का जो विषय है हमारा वो है पॉलिटी। पॉलिटी हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से। बिल्कुल ये आपकी पहली क्लास रहेगी, डेमो क्लास रहेगी, है ना। तो अपने परिवार के साथ जुड़ने में आप सभी का जो धन्यवाद है सबसे पहले तो, ठीक है ना। टाइम खराब करेंगे नहीं। जिस भी बैच की आप तैयारी कर रहे हो प्यारे बच्चों, जीएस के पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो जीएस के पोर्शन में पॉलिटी की शुरुआत हम आज से करते हैं, ठीक है ना। पॉलिटी जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, राज्य व्यवस्था कहते हैं। ध्यान से सुनते हुए चलना है, आराम से एक एक चीज को। चाहो तो साथ साथ में नोट्स बना सकते हो। बाकी ये जो डिजिटल पैनल नोट्स हैं ये भी आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, है ना, आपके एप्लीकेशन के अंदर, जहां से आप मेरी इस क्लास को आप देख पा रहे हो। अच्छा, शुरुआत करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी हिंदी में क्या कहते हैं, राज्य व्यवस्था कहते हैं। समय खराब नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकें, ठीक है ना, क्योंकि आपका समय और हमारा समय दोनों ही वैल्यूएबल हैं फिलहाल के लिए। एग्जाम नज़दीक है। देखो, सबसे पहला डाउट तो यही हमारे दिमाग में आता है, हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि सर हमें पॉलिटी पढ़ना है या हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, या सर हमें पॉलिटिक्स पढ़नी है। पॉलिटिक्स यानी राजनीति विज्ञान पढ़ना है, या राजनीति पढ़नी है, या राज्य व्यवस्था पढ़नी है। इन शब्दों का मतलब समझ लेते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है वास्तव में, है ना। देखो, राज्य व्यवस्था की अगर मैं बात करूं, संधि विच्छेद सबको आता है। अगर इसको मैं तोड़ू दो भागों में, आप कहोगे सर राज्य व्यवस्था यानी राज्य प्लस व्यवस्था, है ना। बड़ा आसान सा संधि विच्छेद हो गया, और यहीं से इसका मतलब भी निकल गया। पॉलिटी के अंदर, राज्य व्यवस्था के अंदर हमें क्या डिस्कस करना है। सर राज्य व्यवस्था होती क्या है, ऐसी व्यवस्था जिसके तहत क्या किया जाएगा और राज किया जाएगा, वही क्या है, राज्य व्यवस्था है। यानी हमारा ये जो पूरा देश है ये चल कैसे रहा है, किस सिस्टम के आधार पर पूरा देश को चलाया जाता है, उस सिस्टम को जानना है हमें। उस सिस्टम के बारे में पता करना है, किसके अंदर, राज्य व्यवस्था के अंदर। आप कहोगे सर दूसरी परिभाषा बनाओ थोड़ी सी इसकी, थोड़ी अलग। अगर मैं व्यवस्था को इंग्लिश में बोलना चाहूं तो मैं इसे सिस्टम बोल सकता हूं। आपने कहा सर बिल्कुल बोल सकते हैं। राज को मैं रूल बोल सकता हूं, रूल करना, राज करना। आप कहोगे सर बिल्कुल बोल सकते हैं। तो परिभाषा ये भी हो गई। सर ऐसा सिस्टम थ्रू विच रूल किया जाता है, जिसके द्वारा, ऐसे सिस्टम जिसके द्वारा क्या किया जाता है, रूल किया जाता है, वही क्या है, राज्य व्यवस्था है, पॉलिटी है। या फिर आप सिस्टम को दोबारा से हिंदी में फिर से बोलना चाहो तो एक शब्द और आपके सामने निकल कर आएगा। सिस्टम को मैं प्रणाली भी बोल सकता हूं, और रूल को मैं शासन भी बोल सकता हूं। रूल को मैं क्या बोल सकता हूं, शासन भी बोल सकता हूं। यानी सर पॉलिटी, ये जो आपकी पॉलिटी है वो और कुछ नहीं है, शासन प्रणाली। यानी हमें वो प्रणाली डिस्कस करनी है जिसके तहत पूरा एक देश है जिसका शासन चलाया जाता है, वही क्या है, राज्य व्यवस्था है। वही क्या है प्यारे बच्चों, राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था की आप डेफिनेशन अलग अलग अपने हिसाब से बना सकते हो। ऐसी प्रणाली जिसके तहत शासन किया जाए, ऐसा सिस्टम जिसके तहत रूल किया जाए, ऐसी व्यवस्था जिसके तहत राज किया जाए, वही क्या है, राज्य व्यवस्था है। वही क्या है प्यारे बच्चों, राज्य व्यवस्था है। देखो, शासन करेंगे कैसे। शासन करने की अलग अलग प्रणालियां हो सकती हैं, अलग अलग तरीका हो सकता है। हर प्रणाली के अंदर जो पावर है, किसी प्रणाली सिस्टम के अंदर पावर बटी हुई होती है, किसी प्रणाली के अंदर जो पावर है वो एक जगह इकट्ठा होती है, ठीक है। यानी कमांड देने की पावर एक जगह, एक हाथ में होती है। कमांड देने की पावर, कमांडिंग पावर। आप कहोगे सर अगर हम पुराने समय की अगर हम बात करें, देखो मैं दो समय आपको लेके चलता हूं। एक तरफ चलते हैं हम पुराने समय में, यानी एंशिएंट समय में। पुराने समय की अगर मैं बात करूं तो आपने कहा कि सर पुराने समय में क्या होता था, राजा महाराजा होते थे। आपने कहा सर बिल्कुल होते थे। राज्य क्या होते थे, राजा महाराजा होते थे, बिल्कुल होते थे। इन राजा के पास अल्टीमेट पावर होती थी। समझना है, देखो आप, अगर आपको भी चाहिए कि बाकी लोगों की तरह सीधा संविधान दो प्रकार का, लिखित अलिखित, नहीं बच्चे, क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं, ठीक है ना। हम बार बार बोलते हैं हमारे जीएस में नंबर स्कोर नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसलिए नहीं होता, चीजों को पूरा हम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ के नहीं जाते, चीजें समझ में नहीं आ पाती। क्यों, क्योंकि उनको सिस्टमेटिक नहीं पढ़ा आपने कभी भी। यही कारण है कि वो चीजें समझ में नहीं आती, है ना।
सिस्टमेटिक पढ़ेंगे। आपने कहा कि सर पुराने समय की अगर मैं बात करूं ना, तो राजा के पास क्या होता था? राजा के पास अल्टीमेट पावर होती थी। राजा के पास क्या होती थी? पूरी कमांड देने की पावर होती थी, कमांडिंग पावर होती थी। क्या होती थी राजा के पास? कमांडिंग पावर होती थी, कमांड देने की शक्ति होती थी। अच्छा, एक चीज और, अपनी इस क्लास के अंदर हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, साथ साथ में इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। बाइलिंगुअल हम हर एक चीज को लेके हुए चलेंगे आगे, है ना। राजा के पास क्या होती थी? कमांडिंग पावर होती थी, कमांड देने की पावर होती थी। राजा अपने आप में किस भूमिका में होता था? राज्य की भूमिका। राज्य वो इंसान जिसके पास क्या होती है? कमांडिंग पावर होती है। मेन वो क्या है? राज्य है। राज्य का मतलब अभी आप ये मत समझो, देखो जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे, राज्य का मतलब होता है एक देश। आसान भाषा में अगर मैं आपको बताना चाहूं, आपके सामने बहुत बढ़िया नाम आएगा, राज्य। राज्य का मतलब पूरा एक देश, पूरा एक क्या? देश, है ना। और राज्य का मतलब उस देश का एक छोटा सा हिस्सा भी होता है, जैसे आप बोलते हो हरियाणा, पंजाब राज्य, यूपी, बिहार, है ना। और राज्य का एक बड़ा मतलब भी होता है, बड़ा मतलब राज्य का मतलब पूरा एक देश, ठीक है। राज्य किन किन चीजों से मिलकर बना होता है हम अभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना समझो, राज्य वो इंसान है जिसके पास क्या होती है? कमांडिंग पावर होती है। जिसके पास क्या होती है? कमांड देने की पावर होती है। कमांडिंग पावर जिसके पास होगी, शासन करने की, वही क्या है? राज्य है। पुराने समय में क्या होता था? राजा ही अपने आप में राज्य होता था, यानी राजा के पास ही कमांडिंग पावर थी। राजा ही क्या करता? नियम कानून बनाता, राजा ही उनको लागू करता, राजा ही क्या करता? न्याय करता। यानी सारी पावर एक जगह थी, एक व्यक्ति के पास। मेन अल्टीमेट पावर किसके पास? राजा के पास। अब आप खुद देखो, जब जब पावर एक जगह इकट्ठा होती है ना, उसका हमेशा मिसयूज होता है। आप अपने ऊपर एग्जांपल ले लो, है ना। आपको पावर दे दी जाए कि आप ही नियम कानून बनाओगे, आप ही क्या करोगे? लागू करोगे, आप ही न्याय करोगे, तो आप किसी से डरोगे क्या? नहीं। और ये आज तक का रिकॉर्ड रहा है, ठीक है ना। सदियों से ये चीज चलती आ रही है। जब भी पावर एक जगह इकट्ठा होगी, उसका हमेशा दुरुपयोग होगा, मिसयूज होगा, ठीक है ना। तो ऐसे राजा के पास संपूर्ण पावर थी, और धीरे धीरे करके ही जो ये राजा हैं ये कैसे होते गए। आपने कहा सर इन राजाओं पर कोई अंकुश नहीं था, इन राजाओं पर कोई अंकुश नहीं था। और जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो वो कैसे हो जाते हैं? निरंकुश हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? निरंकुश। और राजा की जो शासन प्रणाली है वो कैसी शासन प्रणाली कहलाई? शासन करने का तरीका निरंकुश शासन प्रणाली। बताओ जरा, सही कह रहा हूं मैं? आपने कहा सर बिल्कुल सही कहा। देखो, इस प्रणाली से लोगों का धीरे धीरे करके मोह भंग होने लगा, लोगों का मोह भंग होने लगा, लोग नाराज होने लगे इस चीज से, और इसका परिणाम सामने आया। अब देखते हो पूरे विश्व भर में क्रांतियां हुई थी। बोलो, फ्रांसीसी क्रांति का आप एग्जाम्पल ले लो, जो लोगों की भीड़ है वो महल के अंदर घुस गई थी पेरिस में। इस प्रणाली से लोग नाराज हो गए, जनता नाराज हो गई, और जनता ने क्या किया? फिर इस सिस्टम को, इस प्रणाली को उखाड़ फेंका, इस प्रणाली को उखाड़ फेंका। और उसके बाद जनता ने जो शासन है वो जनता ने अपने हाथ में ले लिया। किसने अपने हाथ में ले लिया? जनता ने वो शासन अपने हाथ में ले लिया। जनता ने, यानी जनता के पास अब मेन क्या आ गई? कमांडिंग पावर आ गई। कमांड देने की पावर अब किसके पास आ गई? जनता के पास। और जनता का जो सिस्टम है, तंत्र है, ठीक है ना, जनता का सिस्टम, जनता का शासन, जनता का शासन क्या कहलाया प्यारे बच्चे? लोकतंत्र कहलाया। क्या कहलाया? लोकतंत्र कहलाया, जिसको आप क्या कहते हो? डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं इसे आप? डेमोक्रेसी। जनता का सिस्टम क्या कहलाया? लोकतंत्र कहलाया, डेमोक्रेसी कहलाया, ठीक है ना। अच्छा, यहां से एक चीज क्लियर हो गई। लोकतंत्र आगे पढ़ेंगे चल के। लोकतंत्र दो प्रकार का, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है ना। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या क्या मुख्य तत्व होते हैं, क्या क्या शक्तियां होती हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। रिफरेंडम क्या होता है, जनमत संग्रह क्या होता है, प्लेबिसाइट क्या होता है, सारी चीजें करेंगे। अभी फिलहाल इतना समझा, लोकतंत्र में सबसे बड़ी पावर किसके हाथ में होती है? जनता। लोकतंत्र के अंदर जनता से बड़ा कोई नहीं है, जनता से बड़ा कोई भी नहीं है, ना राष्ट्रपति, ना कोई और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, कोई नहीं। सबसे सर्वोच्च अगर कोई है तो क्या है? जनता है।
लोकतंत्र के अंदर सर्वोच्च कौन है? जनता है, ठीक है ना। जनता ने शासन अपने हाथ में ले लिया, जनता का तंत्र क्या कहलाया? लोकतंत्र कहलाया, लोकतंत्र। अब एक चीज बताओ, कोई नियम कानून बनाना है, मान लो जनता के ये 2 करोड़ लोग है, तो क्या 2 करोड़ लोग इकट्ठा थोड़ी ना होंगे एक जगह पे? होंगे क्या? नहीं। जनता ने क्या किया? जनता ने क्या किया? जनता ने, प्यारे बच्चों, जनता ने क्या इलेक्ट किए, चुने। इलेक्ट करना यानी चुनना। जनता ने इलेक्ट किए क्या? प्रतिनिधि। जनता ने अपने कुछ प्रतिनिधि चुने। जनता ने क्या किए? अपने कुछ प्रतिनिधि चुने, और इन प्रतिनिधियों के समूह को क्या बोला? सरकार। क्या बोला? सरकार। अच्छा, सरकार को किसने चुना? जनता ने। किसने चुना? जनता ने। और जनता ने सरकार को कहा कि एक काम करो, आज से कमांडिंग पावर हम आपको देते हैं। हमने आपको चुन लिया, कमांडिंग पावर हम आपके हाथ में देते हैं नियम कानून बनाने की, कि अब आप शासन करो। इसने कहा सरकार ने कि ठीक है भाई, माई बाप आप हो हमारे, हैं, इतना सब कुछ हमें दिया है, तो ये भी बता दो शासन करना कैसे है। जनता ने कहा कि एक काम करो, सुनो, हम आपके लिए कुछ बनाए हैं, कुछ लाए हैं। क्या? जनता ने कुछ नियम कानून बनाए, नियम कानून बनाए, और उन्हें नियम कानूनों को क्या किया? एक जगह इकट्ठा लिखकर क्या बोल दिया? उस किताब को नाम दे दिया संविधान। क्या? संविधान। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर संविधान तो संविधान सभा ने बनाया था, जनता ने थोड़ी ना बनाया था, ठीक है ना। आप देखो, जब संविधान आप पढ़ते हो, संविधान की प्रस्तावना जब आप पढ़ते हो, आप देखते हो संविधान की प्रस्तावना, क्या उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि ये संविधान हम संविधान सभा ने बनाया है? नहीं। प्रस्तावना की पहली लाइन यही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यानी ये जो संविधान है ये हम भारत के लोगों ने बनाया है। ये लाइन क्यों लिखी गई थी? ताकि ये इस संविधान को सब लोग माने, ठीक है ना। अब वो ये कहते हैं हमने बनाया, तो हो सकता है किसी को ऑब्जेक्शन हो जाता कि नहीं यार, हमने तो नहीं बनाया, हम तो नहीं मानेंगे इस चीज को। तो संविधान सभा वाले बड़े चालाक थे, उन्होंने क्या बोला कि ये किसने बनाया? जनता ने बनाया है ये संविधान। किसने बनाया है? जनता ने। अभी आसान भाषा ही बता रहा हूं, अभी आगे जानेंगे संविधान क्या होता है, अभी आसान भाषा में समझो, शुरुआती तो की हमने। तो भाई सरकार नियम कानून बनाएगी, लेकिन किसको ध्यान में रखकर? संविधान को ध्यान में रखकर। संविधान क्या है? नियम कानूनों का संग्रह है। किसने बनाया? जनता ने बनाया। लोकतंत्र में सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? जनता के पास। जनता क्या चुनती है? अपनी सरकार चुनती है। यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, राज्य व्यवस्था क्या है? सर हमें वो प्रणाली, वो सिस्टम जानना है जिसके तहत शासन होगा, जिसके तहत शासन होगा। प्यारे बच्चे, पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्या होता है? अब देखो, ये शासन होगा कैसे, ये प्रणाली किस प्रकार काम करेगी, कैसी होगी ये प्रणाली, इसके ऊपर अलग अलग विचारकों ने अपने अलग अलग विचार दिए कि इस तरीके से चलाओ शासन, इस तरीके से चलाओ। किसी ने अपना अलग सिद्धांत दिया, किसी ने अपना अलग सिद्धांत दिया। तो वो सारे जो सिद्धांत हैं, वो सारी चीजें कहाँ पढ़ी जाती हैं बच्चे? पॉलिटिकल साइंस के अंदर। ये कॉलेजेस के अंदर हम पढ़ते हैं, हायर स्टडी जब पढ़ते हैं तो हमें पॉलिटिकल साइंस डिस्कस नहीं करना, हमें कंपटीशन के अंदर हमें पॉलिटी पढ़नी है, पॉलिटिकल साइंस नहीं। अच्छा, सिद्धांत पढ़ के जो इंसान उन चीजों को अप्लाई करेगा, जो उनको सिद्धांतों को पढ़कर व्यवहार में लाएगा, अप्लाई करेगा, वो चीज क्या है? पॉलिटिक्स है, राजनीति। नेता क्या करते हैं? उन चीजों को, सिद्धांतों को रियल लाइफ में उतारते हैं, अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। तो पॉलिटिक्स क्या होता है? राजनीति। राजनीति तो सर कुल मिला के ना तो हमें राजनीति पढ़नी है, ना हमें सिद्धांत पढ़ने हैं, हमें खाली प्रणाली, सिस्टम जानना है कि शासन हो कैसे रहा है। और मेनली अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चे, हमें हमारा संविधान पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हमें हमारा संविधान पढ़ना है। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, राजा के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई थी? राजा निरंकुश कैसे हो गया था? सर निरंकुश होने के पीछे कारण था। कारण क्या? कि राजा के पास सारी पावर आ गई थी, यही सब कुछ कर रहा है, नियम कानून बना रहा है, उनको लागू कर रहा है, न्याय कर रहा है। एक बात बताओ, इधर लोकतंत्र में ये जो सरकार है, सरकार के पास भी तो सारी पावर है, यही नियम कानून बनाएगी, यही उनको लागू करेगी, न्याय करेगी, सब कुछ यही कर रही है। तो सर इस सरकार के साथ वही दिक्कत नहीं हो जाएगी जो राजा के साथ हुई थी? कैसे सर, कैसे? क्या इसके अंदर निरंकुशता नहीं आ जाएगी?
क्या लोकतंत्र के अंदर निरंकुशता नहीं आ जाएगी क्या? बताओ जरा, क्या लोकतंत्र के अंदर निरंकुशता नहीं आ जाएगी क्या? आपको सर बिल्कुल आ सकती है। तो इसका भी इलाज किया गया, सॉल्यूशन तो इसका भी किया गया, इलाज किया गया इसका। ठीक है, इलाज क्या हुआ प्यारे बच्चे? लोकतंत्र को निरंकुशता से बचाने के लिए लोकतंत्र, मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट अगर यूट्यूब पे अवेलेबल है तो ले सकते हो, है ना। बाकी नोट डाउन आपने कर लिया होगा। चलें आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। आपने कहा कि सर लोकतंत्र में निरंकुशता ना आ जाए, इसलिए लोकतंत्र को निरंकुशता से बचाने के लिए, निरंकुशता से बचाने के लिए एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मोंटेस्क्यू। क्या नाम था? मोंटेस्क्यू। आज पहली क्लास है और बेसिक बातें डिस्कस करेंगे हम सारी। यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार बनते हैं, प्रीवियस ईयर का जब आप लगाओगे सॉल्यूशन आपको नजर आएंगे क्वेश्चन। मोंटेस्क्यू ने एक सिद्धांत दिया प्यारे बच्चों। सिद्धांत क्या था? मोंटेस्क्यू ने एक सिद्धांत दिया, उसको कहते हैं, इन्होंने कहा कि एक काम करो ना, अगर निरंकुशता से बचाना है लोकतंत्र को तो एक काम करो, शक्तियों को बांट दो। आप शक्तियों को क्या करो? बांट दो। सही बात बोली इन्होंने एक सिद्धांत दिया, एक थ्योरी दी, सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी। सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत। शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया? मोंटेस्क्यू ने दिया। किसने दिया? सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी किसने दी? मोंटेस्क्यू ने दी। और मोंटेस्क्यू ने क्या बोला? इन्होंने कहा कि पावर को आप बांट दो, पावर को आप बांट दो, पावर को बांट दो। इस सरकार के अंदर जो पावर है, इस पावर को आप बांट दो। आप कहोगे सर कैसे? पावर को बांटें कैसे? ध्यान से सुनना। इन्होंने कहा कि 3 इसके अंग बना दिए। एक तरफ क्या है? विधायिका है, ये सॉरी पहले कार्यपालिका लिख लेते हैं। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक, तीनों के अलग अलग काम डिसाइड किए गए। इसको इंग्लिश में कहते हैं जुडिशियरी, इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर बोल सकते हो, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। अच्छा, तीनों के अलग अलग काम डिसाइड कर दिए गए। इसका काम है नियम कानून बनाना। क्या काम है इसका? नियम कानून बनाना। इसका काम है जो नियम कानून इसने बनाया है उस नियम कानूनों को लागू करना। नियम कानूनों को लागू करना, सही कह रहा हूं? नियम कानूनों को लागू करना। अच्छा, इसका क्या काम है सर? इसका काम है जो इसने बनाया है और जो इसने बनाया है, जो इसने लागू किया है, उसकी जांच करना, उसका जांच करना कि कहीं जो इसने बनाया, जो इसने लागू किया, वो कहीं इस चीज के खिलाफ तो नहीं है, संविधान के अगेंस्ट तो नहीं है। वो चीज जो नियम कानून बनाया है वो संविधान के खिलाफ तो नहीं है। अगर संविधान के खिलाफ वो चीज पाई गई तो न्यायपालिका उस चीज को, उस नियम कानून को क्या कर देगी? नल एंड वॉइड कर देगी, उसको रद्द कर देगी। तो सर हमने पावर 3 जगह बांट दी, विधायिका में, कार्यपालिका में और न्यायपालिका। बोलो इतनी बात समझ में आई है? नहीं, बिल्कुल बेसिक बात है, सब कुछ चीजें बताऊंगा। बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है। ठीक है सर, ये इतना काम आपने कर दिया, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी
अच्छी बात है। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है दिमाग में, क्या क्वेश्चन बनता है, मैं आपको ये कहूं प्यारे बच्चों, ये बताओ भारत की शासन प्रणाली कैसी है, भारत की शासन व्यवस्था कैसी है? ऑप्शन को आपको दिए जाएं, क्या ऑप्शन दिए जाएं, आपके सामने ऑप्शन क्रिएट किए जाएं। भारत की शासन व्यवस्था संघात्मक है, यानी भारत में फेडरल सिस्टम है, या मैं बोल दूं अर्ध संघात्मक है, या मैं बोल दूं भारत के अंदर जो शासन व्यवस्था है वो एकात्मक है, यानी शासन प्रणाली के प्रकार, शासन प्रणाली के प्रकार। सर इस चीज के ऊपर आएंगे, पहले हमें एक बार ये चीज समझाओ, संघात्मक का मतलब क्या है, फेडरल सिस्टम का मतलब क्या है, एकात्मक का मतलब क्या है ना, ये चीज तो समझाओ पहले, तभी तो आएंगे ना इस चीज के ऊपर। बिल्कुल समझते हैं इस चीज को। देखो शासन प्रणाली के प्रकार, शासन प्रणाली के प्रकार, देखो शासन व्यवस्था आपकी जो है मेन, या तो वो हो सकती है राष्ट्रपतिदात्मक यानी प्रेसिडेंशियल हो सकती है, जैसे अमेरिका में है, मेन पावर किसके पास, राष्ट्रपति के पास, या फिर हो सकती है कैसी, पार्लियामेंट्री यानी संसद के पास मेन पावर। ठीक है, जैसे कहा आपके ब्रिटेन में, और ब्रिटेन से हमने ये संसदीय व्यवस्था ली कि हाँ भाई हम हमारे देश में भी क्या करेंगे, जब संविधान बनाया जा रहा था तो हमारे सामने ऑप्शन थे कि हमें अमेरिका को फॉलो करना है, ब्रिटेन को करना है। हमने कहा कि नहीं, संसदीय व्यवस्था अच्छी है, संसद की सर्वोच्चता अच्छी है, इसलिए हमने ये चीज कहां से ले ली, ब्रिटेन से ले ली। आपने कहा सर या तो ये हो सकती है कैसी, प्रेसिडेंशियल, या हो सकती है पार्लियामेंट्री। राष्ट्रपतिदात्मक, या हो सकती है संसदात्मक। इसका एग्जाम्पल दूं तो जैसे अमेरिका में, इसका एग्जाम्पल दूं जैसे ब्रिटेन में। हमारे देश में सर्वोच्च क्या है, संसद है। क्या है हमारे देश में सर्वोच्च, क्या है, संसद है। ठीक है भाई, चलो सर इस तरीके से नहीं, हमारे मुद्दे के ऊपर आओ, जो आप डिस्कस कर रहे थे वो चीज पढ़ाओ ना सर। क्या मैंने कहा, शासन प्रणाली या तो ये हो सकती है कैसी, संघात्मक, या हो सकती है ये एकात्मक। अब संघात्मक और एकात्मक का मतलब समझ लो, वहीं से क्लियर हो जाएगा। संघात्मक फेडरल सिस्टम क्या होता है, संघात्मक का मतलब है प्यारे बच्चे, जब शक्तियों का क्या होगा, विभाजन होगा, शक्तियों का क्या होगा, विभाजन। देखो एकात्मक नाम से क्लियर है, शक्ति एक के हाथ में रहेगी, यानी मेन जो होगा वो सबसे ऊपर एक इंसान होगा, बाकी सब उसके नीचे होंगे, वो हो गया एकात्मक। और संघात्मक का मतलब जहां पावर बांट दी जाए, जहां शक्तियों का क्या कर दिया जाए, विभाजन कर दिया जाए, शक्तियों का क्या कर दिया जाए, विभाजन कर दिया जाए। अच्छा, शक्तियों का विभाजन किस किस के बीच में, आपने कहा सर केंद्र के बीच में और राज्य के बीच में। अच्छा, अब ये राज्य वही है जो आप समझ रहे हो, है ना, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, है ना। जब शक्तियों का विभाजन होगा केंद्र और राज्य के बीच में, इस व्यवस्था को क्या कहेंगे, संघात्मक व्यवस्था। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, संघात्मक व्यवस्था। शक्तियों का बंटवारा किस किस के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का क्या बंटवारा, यानी डिवीजन ऑफ पावर। वो है शक्तियों का पृथक्करण, ये है शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ ए पावर।
शक्तियों का विभाजन किस किस के बीच? केंद्र और राज्य के बीच। और शक्तियों का पृथक्करण किस किस के बीच? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच। न्यायपालिका। सर आप अगर देखो हमारे देश के अंदर व्यवस्था कैसी है? संघात्मक शासन व्यवस्था है हमारी। अगर मैं विधायिका की बात करूं, विधायिका की अगर मैं वैसे बात करूं, केंद्र और राज्यों के पास अलग पावर हैं अपनी। केंद्र के पास काम करने के लिए अपने अलग विषय हैं जिनको हम संघ सूची के विषय कहते हैं। राज्यों के पास काम करने के लिए अपने अलग विषय हैं जिसको राज्य सूची के विषय कहते हैं। बोलो सही कह रहा हूं? आपने कहा सर बिल्कुल है, बिल्कुल है, ठीक है। एकात्मक का मतलब जहां पावर एक जगह सेंट्रलाइज होगी, एक जगह केंद्रीयकरण होगा। जैसे मैं कह दूं प्यारे बच्चों, सबसे नीचे आप देखते हो जिला के अंदर क्या है? जिला न्यायालय है। क्या है? जिला न्यायालय है। अच्छा, जिला न्यायालय से बड़ी शक्ति क्या है? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। और उच्च न्यायालय से भी बड़े क्या होते हैं? सुप्रीम कोर्ट। क्या होता है प्यारे बच्चे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय। क्या? उच्चतम न्यायालय। ये यानी आपने न्यायपालिका की दृष्टि से जब आपने देखा, न्यायपालिका की दृष्टि से जब देखा तो आपने देखा कि न्यायपालिका के हिसाब से न्याय व्यवस्था के आधार पर भारत में कैसी व्यवस्था है? एकात्मक व्यवस्था है। न्यायपालिका की दृष्टि से भारत में कैसी व्यवस्था है? एकात्मक व्यवस्था है, यानी पावर एक जगह इकट्ठा हो रही है, ठीक है ना। और बाकी भारत में कैसी? संघात्मक शासन व्यवस्था है। कैसी है? संघात्मक। और आप देखोगे केंद्र और राज्य के बीच में बराबर पावर नहीं है बच्चे। अगर इनके पास सेम बराबर पावर होती तो हम कहते थे कि प्योर रूप से संघात्मक व्यवस्था है हमारे देश में। लेकिन आप देखते हो कि सर पावर ज्यादा किसके पास है? केंद्र के पास ज्यादा है। संघ सूची के विषय कितने? ज्यादा विषय हैं केंद्र के पास, कम विषय हैं राज्य के पास काम करने के लिए। ज्यादा झुकाव किसकी तरफ है? केंद्र की तरफ है। तो हम कह सकते हैं कि सर प्योर रूप से हम संघात्मक तो नहीं है हमारी शासन व्यवस्था, प्योर रूप से संघात्मक तो नहीं है। जब ऐसा क्वेश्चन ये पे आपके पेपर में आएगा, ऑप्शन में संघात्मक और अर्ध संघात्मक दोनों मिले, तो आप कहोगे सर सही क्या है? अर्ध संघात्मक है। हमारे देश में शासन व्यवस्था कैसी है? अर्ध संघात्मक है। प्योर रूप से संघात्मक नहीं है, आधी संघात्मक है। ज्यादा किसकी तरफ है? बराबर बंटवारा नहीं है केंद्र व राज्यों के बीच पावर का। ज्यादा पावर केंद्र के पास है, इसलिए हम संघात्मक नहीं बोल सकते। कैसी है? अर्ध संघात्मक है। याद रखना इस चीज को। आप सही कह रहा हूं ना? इस चीज को याद रखना। कैसी व्यवस्था है? अर्ध संघात्मक व्यवस्था है। ये शायद आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है ना। शक्तियों का पृथक्करण क्यों किया गया? सर लोकतंत्र को निरंकुशता से बचाने के लिए। किस किस के बीच किया? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इसका क्या कार्य है? नियम कानून बनाना, इसका उनको लागू करना, इसका जांच करना, है ना। संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है प्यारे बच्चे? शक्तियों का बंटवारा होता है। किस किस के बीच? केंद्र और राज्यों के बीच। केंद्र और राज्यों के बीच क्या होता है? बंटवारा होता है। अब देखो केंद्र के पास अपने अलग विषय हैं, राज्य के पास अपने अलग विषय हैं। राज्य के पास अपने अलग विषय हैं जिन पे ये कानून बनाएंगे, जिन पे ये। इनको काम करने के लिए इनके अलग विषय डिसाइड कर दिए गए, जिसको हमने संघ सूची बोला। क्या बोला? संघ सूची। जब हम 7वीं अनुसूची पढ़ेंगे वहां ये चीज डिस्कस करेंगे। इनको काम करने के लिए अपने अलग विषय दे दिए गए, अलग विषय दे दिए गए, जिसको क्या बोला? राज्य सूची बोला, स्टेट लिस्ट बोला। इनको बोला आप अपने काम करो, आप अपने काम करो। अब केंद्र की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, केंद्र की बात करें तो आप कहोगे सर केंद्र की अगर मैं बात करूं, और मैं बात करूं किसकी? राज्य की। बात करूं किसकी? राज्य की। तो आप कहोगे सर केंद्र के पास विषय हैं तो नियम कानून बनाना है। नियम कानून कौन बनाएगा? विधायिका। अरे केंद्र यानी पूरे देश के लिए, पूरे देश के लिए नियम कानून बनाएगा। तो सर नियम कानून जो बनाएंगे उस अंग को आप क्या कहते हो? विधायिका। क्या बोलते हो? विधायिका। जो उनको लागू करेगा,
वो क्या कहलाएगा, कार्यपालिका। और जो जांच करेगा कि जो इसने बनाया, जो इसने लागू किया वो ठीक है कि नहीं, जांच कौन करेगा, न्यायपालिका। कौन करेगा, न्यायपालिका। सही कह रहा हूं ना मैं। कार्यपालिका यानी केंद्र की अपनी एक विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका होगी जो पूरे देश के लिए नियम कानून बनाए, उनको लागू करे और उनकी जांच करे। ऐसे ही सर राज्य की भी अपनी क्या होगी, कार्यपालिका होगी एक, जो लागू करेगी नियम कानूनों को। एक सर विधायिका भी होगी जो नियम कानून बनाएगी। सही कह रहा हूं। और एक क्या होगी, न्यायपालिका होगी जो जांच करेगी। वही आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इतना तो समझ में आ रहा है। केंद्र के भी तो नियम कानून बनेंगे, कोई तो बनाएगा, विधायिका बनाएगी। अच्छा, केंद्र की विधायिका को क्या कहेंगे ये जान लो। केंद्र की विधायिका जो नियम कानून पूरे देश के लिए बनाती है उसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं, संसद। क्या बोलते हैं, संसद। संसद के भी दो हाउस हैं, दो सदन हैं। बड़ा जो सदन है उसको, उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं, और जो निम्न सदन है उसको लोकसभा कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकसभा कहते हैं। ठीक है ना। अब संसद ने जो नियम कानून बनाया देश के लिए, उनको लागू कौन करेगा, केंद्र की कार्यपालिका। यानी आप कहोगे सर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सारे इसमें आ जाएंगे। लास्ट में जब राष्ट्रपति इसने जो कुछ बनाया वो चीज जब कानून बनेगी, जब उसके ऊपर कौन हस्ताक्षर करेगा, अपने राष्ट्रपति। लागू तो यही करेगा। जब तक ये लागू नहीं करेगा तब तक कोई मतलब नहीं उस चीज का। जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा तब तक कोई मतलब नहीं उस चीज का। सही कह रहा हूं। अच्छा, इसने जो बनाया देश के लिए, जो इसने लागू किया, अब जांच करेगी कौन, न्यायपालिका। और केंद्र की, पूरे देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका को आप कहते हो क्या प्यारे बच्चे, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय। समझ में आया। ऐसे ही अब चलते हैं हम राज्य की तरफ। राज्य की विधायिका को कहते हैं राज्य का विधान मंडल। केंद्र की विधायिका को कहते हैं संसद, राज्य की विधायिका को क्या बोलते हैं, विधान मंडल। अच्छा सर, सदन तो इसके भी दो होंगे। बड़ा जो सदन होगा, उच्च सदन, उसको कहते हैं विधान परिषद, और जो निम्न सदन होगा उसको कहेंगे विधान सभा। बेसिक चीजें बता रहा हूं आज सारी, पहली क्लास है ना, तो पहली क्लास में सब कुछ तो पढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल आधार बनाना है। बहुत सारे बच्चों को तो इन नामों में विधानसभा क्या होती है यही नहीं पता। विधानसभा सर राज्य की विधायिका, जो राज्य के लिए नियम कानून बनाएगी, है ना। अच्छा, जो इसने बनाया अब उसको लागू करेगा कौन, राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका यानी आपके राज्यपाल। राज्यपाल। अच्छा, राज्य की न्यायपालिका जो जांच करेगी, इसमें आपका हाई कोर्ट आ जाएगा, उच्च न्यायालय आ जाएंगे। ठीक है। और उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं क्या, जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, जिला न्यायालय हैं, वो सारे इसी के अधीन आते हैं। तो उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय ये क्या है, राज्य की न्यायपालिका है। यहां तक की बातें अगर क्लियर हों तो बताओ जरा मुझे, कमेंट सेक्शन में यस लिखो एक बार जल्दी से। सर इतनी चीजें क्लियर हैं। केंद्र की अपनी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ऐसे ही राज्य की अपनी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। केंद्र की विधायिका को कहते हैं संसद, जो पूरे देश के लिए नियम कानून बनाएगी, उनको लागू करेगी केंद्र की कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति आप बोल सकते हो। केंद्र की न्यायपालिका को कहते हैं उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट। ऐसे ही प्यारे बच्चे, राज्य के लिए नियम कानून बनाएगी राज्य की विधायिका, जिसको आपने विधानमंडल बोला, जिसके दो सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। केंद्र की कार्यपालिका राज्यपाल, जो उसको लागू करेगी, राज्य की कार्यपालिका। और राज्य की न्यायपालिका को कहते हैं हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, या आप बोल सकते हो प्यारे बच्चे उच्च न्यायालय और आपके जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब मैं बार बार एक चीज आपके सामने बोल रहा हूं कि सर
वो इंसान जिसके पास मेन पावर होगी, कमांडिंग पावर होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? राज्य बोलते हैं। अच्छा, राज्य एक बहुत बड़ा शब्द है। चलो राज्य को अच्छे से डिस्कस करते हैं। आप जरा एक बार इसको नोट डाउन करो, साइड में हो रहा हूं, लिख लो जल्दी से, एक बार जल्दी करो। हो गया? चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं बच्चे अपने मेन पॉइंट की तरफ। एक बहुत बड़ा शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है, राज्य। अगर आप ये कहें कि राज्य होगा क्या, राज्य किसे कहते हैं, राज्य किसे कहते हैं, आप कहोगे सर अगर आपको ये पता करना है कि ये चीज राज्य है या नहीं है, राज्य है या नहीं है, हमें चार चीजें चेक करनी है। हमारे पास चार चीजें हैं, अगर चारों चीजें मिल गई तो वो चीज राज्य है, चार में से एक भी चीज गायब हुई तो वो चीज राज्य नहीं है। आप कहोगे सर वो चार चीजें कौन कौन से हैं? यानी मैं बोल सकता हूं राज्य के चार तत्व। राज्य के क्या प्यारे बच्चे? चार तत्व, जिनमें से दो आपके भौतिक तत्व हो जाएंगे, दो आपके आध्यात्मिक तत्व हो जाएंगे। चार तत्व हो कौन कौन से? अच्छा, राज्य। देखो सबसे पहले राज्य कहलाने के लिए कुछ तो चाहिए। आप कहोगे सर सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए? आप अपने ऊपर एग्जाम्पल लो, आप अपने ऊपर एग्जाम्पल लो कि सर सबसे पहले तो क्या चाहिए? कोई लोग चाहिए, लोग यानी जनसंख्या, जनसंख्या चाहिए। पहला तत्व हो गया आपका पॉपुलेशन। दूसरा अगर मैं बात करूं, ये पॉपुलेशन है ये हवा में थोड़ी ना रहेगी, ये सोन परे थोड़ी ना है। सर ये आप कहोगे सर धरती पे रहेगी, तो एक धरती भी होनी चाहिए आपके पास, भूभाग भी होना चाहिए। दूसरा नाम लिख दिया मैंने, भूभाग, यानी आपके पास लैंड एरिया भी होना चाहिए। क्या? लैंड एरिया भी होना चाहिए। तीसरा, ठीक है सर, इनको कंट्रोल करने के लिए, जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, इनके लिए नियम कानून बनाने के लिए एक सरकार भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। और ये जो सरकार है ना, ये जो सरकार है ये अपने आप में संप्रभु होनी चाहिए, संप्रभुता यानी सोवरेनिटी। क्या? सोवरेनिटी। आप कहोगे सर ये तीन चीजें समझ में आ गई, ये चौथी चीज है ना संप्रभुता, ये समझ में नहीं आई है। अभी समझते हैं, पहले ये जानो जरा। राज्य के चार तत्व हैं, चार तत्व कौन कौन से हैं बताना जरा मुझे एक बार। आप कहोगे सर चार चीजों से मिलकर एक राज्य बना होता है, अगर एक भी चीज गायब हो गई तो वो चीज राज्य नहीं है। बताओ क्या क्या? मेरे साथ में बोलो ना, आप जहां से भी आप क्लास मेरे को दिख रहे हो, आप आपकी आवाज मैं सुन पा रहा हूं, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, जैसे कुछ बच्चे ये भी बोल रहे हैं सर ऐसा नहीं लग रहा है कि बोरिंग बोरिंग सा हो रहा है थोड़ा, तो वो आवाज भी मुझे आ रही है ना। फिलहाल मेरे साथ एक बार बोलो आप, पहला तत्व क्या है? हाँ ठीक है। दूसरा? बहुत बढ़िया। तीसरा? सरकार। और वो क्या होनी चाहिए? सरकार अपने आप में सोवरन होनी चाहिए, संप्रभु होनी चाहिए, संप्रभुता। ये चार तत्व हैं जिनसे मिलकर एक राज्य बनता है। इनमें से इनको आप एक राज्य के भौतिक तत्व बोल सकते हो, भौतिक तत्व आप इन्हें बोल सकते हो, और इनको बोल सकते हो राज्य के आध्यात्मिक तत्व। आध्यात्मिक तत्व, सही कह रहा हूं? अच्छा, अब पहले एक इस चीज को समझते हैं कि सोवरेनिटी होती क्या है, सोवरेनिटी होती क्या है, संप्रभुता होती क्या है। हालांकि ये जो संप्रभुता शब्द है ये हमें बहुत अच्छे से डिस्कस करना है जब हम अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, प्रियम्बल पढ़ेंगे तब, है ना, वहां पे भी आएगा ये शब्द। लेकिन अभी थोड़ा सा तो समझ लेते हैं सर कि ये है क्या, वरना ये कह दोगे सर ये तो रटना हो गया कि खाली रट रहे हैं हम तो, ठीक है ना? रटना नहीं है, समझना है। संप्रभुता होता क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो ये जानो संप्रभुता के बारे में सबसे पहले किसी ने बताया, उस व्यक्ति का नाम था मैकियावेली।
संप्रभुता के बारे में सबसे पहले किसी ने बताया तो उस व्यक्ति का नाम था मैकियावेली। सही कह रहा हूं? मैकियावेली। अच्छा, इस मैकियावेली के बारे में एक पॉइंट और याद रखना। मैकियावेली की एक पुस्तक है, बुक है, पुस्तक है, और पुस्तक का नाम है द प्रिंस। मैकियावेली की पुस्तक का क्या नाम है? द प्रिंस। द प्रिंस, ठीक है ना? हाँ, मैकियावेली, बिल्कुल सही सुना। मैकियावेली, आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक भी मैकियावेली को ही कहते हैं। आप कहोगे सर हमने तो क्या सुना है? अरस्तु सुना है। अरस्तु, अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला? मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस यानी आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? मैकियावेली को ही कहते हैं, जिसने संप्रभुता के बारे में बताया। मैकियावेली की पुस्तक का क्या नाम है? द प्रिंस। अच्छा, संप्रभुता होती क्या है? पहले आसान भाषा में समझो। ये क्या है? हमारा प्यारा भारत है। सही कह रहा हूं? ठीक है, ये क्या है? हमारा प्यारा भारत है। आपने कहा सर बिल्कुल है। अच्छा, संप्रभुता को आसान शब्द में बोलूं तो संप्रभुता का मतलब सक्षमता, कैपेबिलिटी, आपकी क्षमता। आपकी क्या क्षमता? आपकी सक्षमता कि आप योग्य हो, लायक हो या नहीं हो। लायक हो, सक्षम हो, योग्य हो यानी आप संप्रभु हो। सक्षम योग्य नहीं हो यानी आप संप्रभु नहीं हो। सर सक्षम योग्य लायक किस चीज में? ये तो बताओ। अपने फैसले लेने में, अपने फैसले। अब सर फैसले दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं आंतरिक मामले, मामले हो सकते हैं आपके आंतरिक, या हो सकते हैं बाह्य, इंटरनल या एक्सटर्नल। जैसे ये भारत है, भारत के कुछ आंतरिक मुद्दे भी हैं, आंतरिक मुद्दे भारत के। बाह्य मुद्दे यानी दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध, सीमा, ये जो भी विवाद हैं वो आप इन्हें बाह्य मामले हो गए। अच्छा प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या 1947 से पहले भारत एक राज्य था? पहले भारत एक राज्य था? आप कहोगे सर आप क्या बताओगे हमें? हमारे पास चार चीजें हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। चार चीजें ये रही हैं, चेक कर लेते हैं एक बार, ये चीजें थी कि नहीं 1947? क्या भारत के पास जनसंख्या थी? आपने कहा सर बिल्कुल थी। भारत के पास भूभाग था? बिल्कुल था। सरकार थी? सर बिल्कुल थी। अंग्रेजों की तो थी ना, लेकिन सरकार तो थी, बिल्कुल थी। क्या वो सरकार संप्रभु थी अपने आप में? संप्रभु थी? आप कहोगे सर नहीं, संप्रभु नहीं थी। सर इतनी कैपेबल नहीं थी। सारे नियम कानून कहां से बनकर आते थे? ब्रिटेन की संसद से बनकर आते थे। यानी उससे पहले हम संप्रभु नहीं थे, इसलिए आप बोल सकते हो राज्य नहीं था। संप्रभुता गायब थी सर। अब हमारे नियम कानून कहाँ कोई दूसरे देश से बनकर आते हैं? आपका सर नहीं, हमारी संसद बनाती है, हम संप्रभु हैं। अच्छा संप्रभु कैसे हैं? आंतरिक या बाह्य? आंतरिक या बाह्य? आप कहोगे सर भारत का आंतरिक कोई मुद्दा है, हमने 370 अनुच्छेद हटाया, कोई दूसरा देश क्या करेगा इसमें? टांग घुसाएगा, कहेगा कुछ? हम कहेंगे नहीं, हम संप्रभु देश हैं, आंतरिक मामले हम अपने खुद सुलझा सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है हेल्प की। भारत आंतरिक दृष्टि से संप्रभु राष्ट्र है? बिल्कुल है। आंतरिक दृष्टि से संप्रभु राष्ट्र है, बिल्कुल है। अच्छा अब कर लेते हैं बाह्य मामलों की तरफ। क्या भारत अपने विदेश मामले, किस देश के साथ हम क्या संबंध रखेंगे, किस देश के साथ हमारे कैसे संबंध होंगे, मित्र बनेगा नहीं बनेगा, किसके साथ हम कितना ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, क्या ये सारे नियम कानून कोई और देश बना के देगा हमें? आप कहोगे सर नहीं, हमारी संसद बनाएगी। हमें किस देश के साथ कितना क्या कहाँ व्यापार करना है ये हम डिसाइड करेंगे। यानी भारत बाह्य मामलों में भी कैसा? संप्रभु राष्ट्र है। ये क्वेश्चन बन चुका है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बन चुका है। कैसे बन चुका है? क्वेश्चन ऐसे बना, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है,
भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए आंतरिक दृष्टि से, ऑप्शन नंबर बी बाह्य दृष्टि से, ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सिंपल सा जवाब जाएगा आंतरिक मामलों में स्वतंत्र हैं, आंतरिक अपने नियम कानून खुद बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। बाह्य किस देश के साथ हमारे क्या संबंध होंगे ये कौन डिसाइड करता है, सर हम खुद करते हैं। यानी आप बोल सकते हो भारत आंतरिक व बाह्य दोनों मामलों में, भारत आंतरिक प्लस बाह्य दोनों दृष्टि से संप्रभु राष्ट्र हैं। संप्रभु राष्ट्र है। बोलो अरे देखो संप्रभुता कई प्रकार की होती है ना। संप्रभुता के बारे में लीगल सॉवरेनिटी क्या होती है, ठीक है ना, वास्तविक सॉवरेनिटी क्या होती है, ये आगे डिस्कस करेंगे जब हम अपनी प्रस्तावना पढ़ेंगे। अभी खाली हमने इतना जाना संप्रभुता दो प्रकार की, आंतरिक और बाह्य। भारत संप्रभु राष्ट्र है, बिल्कुल है। कैसे आंतरिक या बाह्य, आप कहोगे सर दोनों दृष्टि से, दोनों दृष्टि से। संप्रभुता के बारे में सबसे पहले किसने बताया, मैकियावेली ने बताया। मैकियावेली की पुस्तक का क्या नाम है, द प्रिंस। क्या नाम है, द प्रिंस। क्या 1947 से पहले भारत एक संप्रभु राष्ट्र था, आप कहोगे सर नहीं था। क्यों, क्योंकि संप्रभुता गायब थी, नियम कानून कहीं और से बनते थे, यहाँ नहीं बनते थे, ठीक है ना। अच्छा, राज्य के 4 तत्व कौन से होते हैं ये हमने जाना। केंद्र की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राज्य की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बारे में जाना। अच्छा सर, शासन प्रणाली भारत में संघात्मक है, अर्ध संघात्मक है, इसके बारे में जाना। अच्छा, उसके बाद आपने कहा सर मोंटेस्क्यू ने शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत क्यों दिया, आप कहोगे सर लोकतंत्र को निरंकुशता से बचाने के लिए। सही कह रहा हूं, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। लोकतंत्र में सुप्रीम पावर, सर्वोच्च पावर किसके पास होती है, जनता के पास में होती है। लोग जनता के शासन को क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। सरकार कौन, इसमें नियम कानून कौन बनाता है, सरकार बनाती है। सरकार को कौन चुनती है, जनता चुनती है। किस आधार पर नियम कानून बनाएगी, संविधान के आधार पर। संविधान क्या है, नियम कानूनों का संग्रह है। किसने बनाया, जनता ने बनाया। किसने बनाया, जनता ने बनाया। चलो अब आगे चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे, ठीक है भाई। आगे चलें, यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अब बच्चे कुछ और राजनीति के विचारक हैं जो पॉलिटी में काफी, मतलब उनके ऊपर आप देखो, जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे तब तो उनको अच्छे से पढ़ना ही होता है। लेकिन सर हमें यहाँ पॉलिटी पढ़नी है, हमें तो अपने कंपटीशन की तैयारी करनी है, सर हमें तो सरकारी नौकरी लेनी है, तो उनके बारे में उतनी बातें बता देना, जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन ही बता देना, एक एक दो दो। चलो भाई, एक श्रेणी चलती है गुरु और शिष्यों की, वो श्रेणी क्या है। सबसे पहले एक गुरु था, नाम था उसका, ये लो भाई, नाम था उसका सुकरात। नाम क्या था उसका, सुकरात। सुकरात का जो शिष्य हुआ, इसका जो शिष्य हुआ उसका नाम था प्यारे बच्चे प्लेटो। प्लेटो। प्लेटो का जो शिष्य हुआ उसका नाम था अरस्तु। और अरस्तु का जो शिष्य हुआ प्यारे बच्चे, उसका नाम था सिकंदर महान। गुरु इतना महान है तो भाई साहब चेला भी तो महान ही होगा। सिकंदर महान आप अपने इतिहास में पढ़ते हो। इन तीनों के बारे में प्यारे बच्चे दो दो बातें, तीन तीन बातें जान लेते हैं जो हमारे लिए जरूरी है, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। जिनसे क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। इतनी बातें जान लेते हैं जितना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। अच्छा, सुकरात के बारे में कुछ बातें बताता हूं आपको। सुकरात प्यारे बच्चे एक तो बहुत ही ज्यादा दृढ़ इच्छा शक्ति का व्यक्ति था। दूसरी बात, ये थोड़ा इतना सुंदर नहीं था दिखने में, कुरूप था, यानी इसका जो रूप था वो कू था, अच्छा नहीं था, थोड़ा बदसूरत सा था।
तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये अनपढ़ व्यक्ति था। और चौथी बात सबसे इंपॉर्टेंट, शासन प्रणाली पर सवाल उठाए। राजा की शासन प्रणाली पर सवाल उठाए। इसने कहा, क्या कहा, अनपढ़ था वैसे ये, है ना। इसने कहा राजा ऐसा होना चाहिए, राजा वैसा होना चाहिए, राजा को अपनी प्रजा का ख्याल रखना चाहिए, राजा को तो उदारवादी होना चाहिए, निर्दयी नहीं होना चाहिए। आप कहोगे सर ये राजा के बारे में इतनी सब बातें क्यों कर रहा है, क्या हो गया, राजा ने क्या बिगाड़ दिया ऐसा जो राजा की शासन व्यवस्था पे सवाल उठा रहा है ये, कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, क्या कर दिया ऐसा सर राजा ने इसके साथ। तो इससे संबंधित बहुत सारी अलग अलग बातें हैं जो प्रचलित है, ठीक है ना। प्रूफ किसी चीज का नहीं है कि ये सच है या ये सच है, तो अलग अलग चीजें। कुछ कहते हैं कि राजा ने इसकी जो महिला मित्र है, गर्लफ्रेंड है ना, महिला मित्र को अपने पास बुला लिया था, जिससे ये नाराज, छीन लिया था राजा ने इसकी महिला मित्र को, जिससे ये नाराज होकर बोलने लगा ये है वो है, राजा ऐसा होना चाहिए वैसा, प्रजा का इतना भी ध्यान नहीं रखना चाहिए कि मतलब प्रेमिका कोई ले ले, ठीक है ना। बोलते हैं राजा ने इसे बुलाया था, इसके सामने 3 ऑप्शन रखे थे कि भाई साहब या तो तू ये चीजें बोलना छोड़ दे, इसने कहा नहीं छोड़ूंगा, है। दूसरा, या तू राज्य से बाहर निकल जा, इसने कहा नहीं जाऊंगा, वरना मेरे जो शिष्य जो मुझे फॉलो कर रहे हैं वो समझेंगे कि गुरु भाग गया तो मेरी क्या ही वैल्यू रहेगी। तीसरा ऑप्शन था जहर का प्याला पी ले, इसने कहा जहर का प्याला पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो, सर्च करो गूगल के ऊपर, ड्रिंकिंग पॉइजन ऑफ सुकरात, सुकरात का आप देखोगे कि चारों तरफ इसके शिष्य बैठे हैं, इसके हाथ में प्याला है, ये प्याले को पी रहा है। तो ऐसे बहुत अलग अलग चीजें हैं जो इसके ऊपर प्रचलित है, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ लूं कि सर सुकरात के अंतिम दिन, मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है प्यारे बच्चे सुकरात के अंतिम दिन। ये पुस्तक है, ये पुस्तक किसने लिखी। तो बहुत सारे बुद्धिजीव ऐसे बैठे हैं इस धरती पे जिनको ये लगता है सुकरात के अंतिम दिन यानी सुकरात ने लिखी होगी, जबकि मैंने एक पॉइंट बता दिया आपको कि सुकरात कैसा व्यक्ति था, अनपढ़ था। अनपढ़ था तो ये लिखेगा कैसे, बोल तो सकता है लेकिन लिखने का ज्ञान तो नहीं था इसे, है। तो सर इतनी बात याद रखना, सुकरात के अंतिम दिन ये पुस्तक है, ये सर सुकरात ने तो नहीं लिखी। तो किसने लिखी सर, इसके शिष्य ने लिखी थी। किसने लिखी, इसके शिष्य ने। प्लेटो इसका शिष्य था, जो ये बोलता गया ये लिखता गया, ये लिखता गया। सर प्लेटो की एक पुस्तक है जो बहुत फेमस है, पुस्तक तो ये भी है, ये भी पुस्तक है जो बहुत फेमस है, बुक है। एक पुस्तक और है, क्या, पुस्तक का नाम है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक, पुस्तक का क्या नाम है, द रिपब्लिक, है ना। अच्छा, ये द रिपब्लिक है ना, ये एथेंस में पढ़ाई जाती थी, और एथेंस में एक स्कूल था, एकेडमी थी, जिसमें ये प्लेटो पढ़ाता था। नाम क्या था उसका, द एकेडमी। द एकेडमी के अंदर एथेंस में ये पुस्तक पढ़ाई जाती थी, किसके द्वारा, प्लेटो के द्वारा। और यहीं पर प्लेटो का शिष्य अरस्तु पढ़ता था, इसी द एकेडमी एथेंस के अंदर पढ़ता था। यहाँ से ये नाराज होकर किसी बात पर यहाँ से अलग हो गया था, है ना, अरस्तु। अरस्तु की भी प्यारे बच्चे पुस्तक की अगर मैं बात करूं, पुस्तक की अगर मैं बात करूं, अच्छा एक और है इसकी, एक पुस्तक का नाम और है इसका, उसका नाम है द लॉज। बस 3 पुस्तकें मैंने इसके लिखवाई हैं, द लॉज, द लॉज, सुकरात के अंतिम दिन और द रिपब्लिक। अरस्तु की अगर मैं बात करूं तो अरस्तु की भी एक पुस्तक है प्यारे बच्चे, एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, द पॉलिटिक्स। पुस्तक का क्या नाम है, द पॉलिटिक्स। क्या है, द पॉलिटिक्स। और आपको यह भी पता होना चाहिए अरस्तु को ही प्यारे बच्चे क्या, इसी को राजनीति विज्ञान का पिता भी कहते हैं।
फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं किसको? अरस्तु को। अच्छा ये भी पता होगा, इसको जीव विज्ञान का पिता भी कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। अच्छा एक पुस्तक और है इसकी, एक तो द पॉलिटिक्स है और एक है इसकी द डेमोक्रेसी। ये दो पुस्तक हैं, याद रखना, द पॉलिटिक्स और द डेमोक्रेसी। किसकी? अरस्तु की। गुरु इतना महान है तो शिष्य तो महान होना ही था, सही बात है? ये महान, इसका गुरु इससे भी महान, वो इससे भी महान, है ना? कुरूप था, कुरूप यानी एक बार बताते हैं, ये आपका सुकरात है जो अपना, ये क्या कर रहा था, हाथ में ऐसे शीशा लेके खुद का चेहरा देख रहा था। अब ये दिखने में सुंदर तो था नहीं, एक इसका शिष्य है, इसको ये करते हुए देख लिया तो शिष्य को हंसी आ गई कि इतना बदसूरत है, शीशे में देखो कैसे निहार रहा है? इसने उस शिष्य से पूछा क्या बात होगी भाई, हंस क्यों रहा है? उसने कहा नहीं जी कुछ नहीं हुआ, है ना? समझ तो ये भी गया था कि शिष्य क्यों हंस रहा है, सुकरात समझ गया था। इसने ये एक बात बोली थी क्या, कि बच्चे असली जो सुंदरता है वो यहाँ नहीं होती, सुंदरता होती है विचारों में। कहाँ होती है? विचारों में। वास्तव में देखो कितनी बढ़िया, बहुत बड़ा दार्शनिक था भाई सुकरात, बहुत बड़ा। जो कुछ अनपढ़ व्यक्ति था लेकिन जो कुछ बोलता वो बहुत बड़ी बात सिद्ध हो जाती, है ना? तो ये कुछ गुरु शिष्य की कहानी थी, चेले थे, शिष्य गुरु और चेले, जिनके बारे में हमें ये दो दो तीन तीन बातें मेन याद रखनी है, दो दो तीन तीन बातें हमें मेन याद रखनी है। जल्दी से उतार लो, कुछ बातें और हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी से नोट डाउन करो। हो गया? आगे चलें? बिल्कुल चलते। अब आते हैं सर अपनी मेन चीज के ऊपर कि संविधान होता क्या है। संविधान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब सुनना ध्यान से, सबसे पहले तो ये बात जानो, ये जो संविधान शब्द है, संविधान शब्द है, ये किसने दिया? अगर आपसे पूछे तो आपका जवाब जाएगा सर हेनरी मैन ने ये दिया था। क्या? संविधान शब्द। क्या दिया था? संविधान शब्द। किसने दिया? सर हेनरी मैन ने दिया। अच्छा ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है ये लैटिन भाषा के, कॉन्स्टिट्यूशियो शब्द से लिया गया है। लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूशियो शब्द से लिया गया है। क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। और इस कॉन्स्टिट्यूशियो शब्द का अपने आप में मतलब होता है क्या? महत्वपूर्ण विधि। महत्वपूर्ण विधि, विधि का मतलब कानून। यानी एक चीज समझ में आई कि सर ये जो संविधान है ना, ये जो संविधान है, ये जो संविधान है, संविधान एक महत्वपूर्ण विधि है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम कानून है। क्या है? नियम कानून है। सर परिभाषा लिखवा दो एक बार जरा संविधान की, तो लिखो जरा परिभाषा। आप ऐसे लिखोगे सर, लिखित व अलिखित, लिखित व अलिखित
नियम कानूनों का ऐसा संग्रह जिसके तहत किसी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। वही क्या चीज क्या कहलाती है प्यारे बच्चे? संविधान कहलाती है। संविधान क्या है? दोबारा बोलो। लिखित व अलिखित नियम कानूनों का ऐसा संग्रह जिसके तहत किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। यानी एक चीज हमारे सामने निकल कर आई क्या कि सर ये जो संविधान है ना भाई, नियम कानून जो हैं जिससे देश चलेगा, या तो ये नियम कानून लिखे हुए हो सकते हैं, यानी या तो ये लिखित हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, या फिर ये ओरल हो सकता है, या फिर ये हो सकते हैं अलिखित हो सकते हैं। नियम कानून जो हैं या तो ये लिखित हो सकते हैं या ये अलिखित हो सकते हैं। सही कह रहा हूं? या तो ये लिखित हो सकते हैं या ये अलिखित हो सकते हैं। दुनिया में अधिकतर देशों का जो संविधान है वो लिखा हुआ है। अधिकतर देशों का संविधान कैसा है? लिखित है। अलिखित पूछें तो बच्चे कुछ देश याद रख लेना, जैसे ब्रिटेन का जो संविधान है अलिखित है। सऊदी अरब का जो संविधान है अलिखित है। कनाडा का संविधान अलिखित है। इजराइल का संविधान अलिखित है। मालदीव का अलिखित है। न्यूजीलैंड का अलिखित है। ठीक है भाई, अधिकतर देशों का लिखित है। अलिखित किस किस का है? एक बार मेरे साथ बोल लो ना, बोलने में क्या दिक्कत है? बोलो जरा शाबाश। ब्रिटेन, बिल्कुल ये हुआ। हाँ, खाना नहीं खा रखा क्या? बोलो बिल्कुल, शाबाश शाबाश, ये हुई ना बात। क्या? न्यूजीलैंड। क्या प्यारे बच्चे? न्यूजीलैंड। तो सर संविधान हो सकता है दो प्रकार का, लिखित या अलिखित। लिखित या अलिखित। अच्छा, कुछ फैक्ट हैं जो आपको जान लेना जरूरी है, ठीक है ना। अब मैं आपकी परीक्षा लूंगा कि आपको इनमें से कितने आते हैं। बाद में कमेंट करके जरूर बताना कि सर ये भी आता था, ये भी आता था। नहीं आता था वो सीख लेना। क्वेश्चन है, लिखते जा रहा हूं आपके सामने, ठीक है ना। लिखो जरा। पहला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का पिता। राजनीति विज्ञान का पिता। दूसरा है, आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता। तीसरा है, प्राचीन भारतीय राजनीति का पिता। भारत की बात हो रही है अब। देखते हैं आपको कितनी चीजें पता हैं। अगली चीज है, आधुनिक भारतीय राजनीति का पिता।
अगला है विश्व का सबसे पुराना संविधान। अगला क्वेश्चन बनेगा विश्व का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना लिखित संविधान। अगला बनेगा विश्व का सबसे बड़ा संविधान। विश्व का सबसे छोटा संविधान। अगला है विश्व का सबसे कठोर संविधान। विश्व का सबसे लचीला संविधान। अगला बनेगा एशिया में सबसे पहले संविधान लागू करने वाला देश। अगला बनेगा विश्व का सबसे नया संविधान किस देश का है, जिसने विश्व का सबसे नया संविधान। विश्व का सबसे नया संविधान। चलो अब देखते हैं, मिलाना और बताना है कितनों के कितने क्वेश्चन ठीक है। राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं अरस्तु को। किसको? अरस्तु को। आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं मैकियावेली को। किसको? मैकियावेली को। प्राचीन भारतीय राजनीति का पिता कहते हैं मनु को। और मनु की पुस्तक का क्या नाम है भाई? मनुस्मृति। मनुस्मृति। मनुस्मृति किस काल के दौरान लिखी गई थी? शुंग काल के दौरान। ठीक। आधुनिक भारतीय राजनीति का पिता किसे कहते हैं? बोलो। चाणक्य को, कौटिल्य को, चाणक्य को, कुछ भी बोल दो। विश्व का सबसे पुराना संविधान है अलिखित लेकिन सबसे पुराना है। किसका? ब्रिटेन का। ब्रिटेन का। सबसे पुराना लिखित, सबसे पहले संविधान लिखा किस देश ने? अमेरिका ने। सबसे बड़ा संविधान है भारत का, 395 अनुच्छेद है। वर्तमान में मोर देन 465 से ज्यादा है। मूल रूप से 395 अनुच्छेद है। यानी जब संविधान बना तब कितने अनुच्छेद थे उसमें? 395 आर्टिकल्स थे, 395 अनुच्छेद। विश्व का सबसे छोटा संविधान है लिखा हुआ। किसका? अमेरिका का। कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद है। अच्छा, अनुच्छेदों के हिसाब से अमेरिका का है। शब्दों के हिसाब से सबसे कम शब्द जिसमें है, शब्दों के ऐसे ही लिख लो हिसाब से, सबसे छोटा संविधान किसका है? मोंटेनिग्रो का।
किसका है? मॉन्टेन्यू। सबसे कठोर संविधान सऊदी अरब का है। सबसे लचीला संविधान भारत का है। एशिया में सबसे पहले जापान ने 1860 में संविधान लागू किया था। और विश्व का सबसे नया संविधान हालांकि नेपाल का था, लेकिन 2017-18 में आपको पता है किस देश ने अपना संविधान और बना लिया? क्यूबा ने। इसलिए अब इसका जवाब जाएगा क्यूबा। क्या जाएगा प्यारे बच्चे? क्यूबा। कमेंट में बता दो इनमें से कितनों का जवाब आपको पता था, इनमें से कितनों का जवाब आपको पता था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में छाप दो और बता दो, जल्दी बताओ भाई, इनमें से कितनों का आपको पता था? ठीक है भाई, तो संविधान क्या होता है ये आपने जाना। अच्छा, संविधान का निर्माण किसने किया? कैबिनेट मिशन के तहत जो गठित हुई थी संविधान सभा ने किया। लेकिन संविधान का अपना एक इतिहास रहा है, जिसको आप बोलते हो संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सीधा संविधान से शुरू नहीं करेंगे, संविधान का निर्माण बनाना दुनिया कर रही है ना। हमें तो वो चीजें भी पढ़नी है जो बाकी सब नहीं पढ़ रहे हैं, कब छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है ना, पूरे नंबर लेने हैं जीएस में। तो संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की कैसे आप देखते हो ना, ये वर्तमान में जो पूरा संविधान है हमारा, जो कुछ सिस्टम है, ये सिस्टम भारत में जो पूरा, ये पहले ही सेटअप हो चुका था अंग्रेजों के समय में, पहले ही, ठीक है ना। आजादी से पहले, संविधान लागू होने से पहले पूरे देश के अंदर शासन व्यवस्था कैसे की जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा, वो शासन व्यवस्था जाननी है हमें, जिसको कहते हैं संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है ना, इसको कहते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानेंगे और उसके बाद हम जानेंगे प्यारे बच्चे संविधान का निर्माण कैसे हुआ। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, और जब संविधान का निर्माण हो गया तो निर्माण के बाद हमने क्या क्या चीजें बनाई, क्या क्या चीजें संविधान के अंदर हमने लिखी हैं, वो सारी चीजें हमें पॉलिटी के अंदर अब अपने संविधान के अंदर पढ़नी है, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़नी है ना। इसके अंदर हमें क्या पढ़ने हैं कि सर पहले नियम कानून कैसे चलते थे, पूरा देश कैसे चलता था। अंग्रेज चलाते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती थी शुरुआत में, बाद में सरकार ने शासन अपने हाथ में ले लिया था 1857 की क्रांति के बाद। तो इसके अंदर हमें कल पढ़ने हैं प्यारे बच्चे, क्या क्या पढ़ना है। एक शुरुआत करनी हमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, फिर पढ़ना है, मैं लिखवा देता हूं आपको, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, फिर पढ़ना हमें 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद हमें पढ़ना है 1786 का अधिनियम, उसके बाद हमें पढ़ना है 1793 का अधिनियम,
उसके बाद पढ़ना है हमें 1813 का चार्टर। उसके बाद पढ़ना है 1833 का चार्टर अधिनियम। उसके बाद पढ़ना है 1853 का चार्टर अधिनियम। अठारह की क्रांति हो जाएगी, यहाँ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया खत्म। उसके बाद सीधा शासन सरकार अपने हाथ में ले लेगी। फिर आएगा 1858 का अधिनियम आएगा। उसके बाद हमें पढ़ना है 1861 का अधिनियम। उसके बाद पढ़ना है 1892 का अधिनियम। अच्छा, इसके बाद 1892 के बाद 3 मेन हैं। एक है आपका 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम। एक 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। फिर पढ़ना है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। सबसे ये 3 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है। और लास्ट पढ़ना है 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। तो कुल मिला के आपको 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13 और 2, 15 अधिनियम पढ़ने हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर। 15 अधिनियम, ठीक है ना। कोशिश करेंगे एक ही लंबी मैराथन क्लास या 2 मैराथन क्लास में इनको कवर करें। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इतने पढ़ाऊंगा इन्हें। आज तक इतने इंटरेस्टिंग तरीके से कभी नहीं पढ़ा होगा इनको, और ना इतना मजा आया होगा इनको याद करने में। बोरिंग से फील हुआ होगा, लेकिन अपनी क्लास के अंदर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरा, इनके पीछे की कहानी, वो कहानी आप कह रहे हो सर हमें याद नहीं होते इसमें क्या क्या मुख्य बिंदु थे, इसमें क्या हुआ। मैं आपको कहानी समझाता हुआ चलूंगा, कहानी समझ में आ गई तो ये अपने आप ही समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। आमतौर पर टीचर क्या करते हैं, इनको छोड़ देते हैं, डेमो में नहीं पढ़ाते, बाद में पढ़ा देते हैं। क्यों? बोरिंग से लगते हैं। लेकिन अपनी क्लास के अंदर ये बोरिंग नहीं लगेंगे। कोशिश करूंगा 1 मैराथन में या 2 मैराथन के अंदर इनको कंप्लीट किया जाए। 2-2 घंटे की 2 क्लास, 2-2.5 घंटे की, ऐसे करके पढ़ लेना बस। क्योंकि यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, आता ही आता है। तो कल की क्लास और परसों की क्लास से ये समझ लेना, आपके पेपर में 1 नंबर तो पक्का हो गया, बिल्कुल आएगा, यहाँ से आएगा। और मुंह जुबानी याद करवा दूंगा ये सारी चीजें। उसके बाद करेंगे एक लंबी मैराथन क्लास के अंदर संविधान का निर्माण है, संविधान का निर्माण है, ठीक है ना। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट रह गया होगा तो आगे की क्लासेस में सॉल्व कर लेंगे। कमेंट सेक्शन में डाल देना अपने डाउट। ये जो PDF है ये आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है ना। बाकी आप साथ साथ में भी बनाते हुए चलो, PDF फायदे में रहोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहें, जिंदाबाद रहें।